राधे बेटा राधे 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 बच्चों। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कल हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था। हम इस चैप्टर में एक एक टॉपिक करके रिवाइज करेंगे और एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज जो हम एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं और एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज आती हैं, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर एंड इट्स इवेंट्स। अब जरा कहानी की तरह सुनना। एक्चुअली इस चैप्टर को और इससे अगला जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन दोनों को पढ़ने के लिए तुझे अपने अंदर या आपको अपने अंदर एक चीज धारण करनी पड़ेगी। वो धारण ये करनी पड़ेगी कि भैया ये हो रही है शादी। इस चैप्टर को तरीके से समझने का तरीका यही है कि तुम अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ कि शादी हो रही है। अब शादी में सबसे पहले क्या होता है, कैसे होती हैं चीजें, एक एक करके मैं तेरे सामने डिफाइन करता हूं और जरा समझने का प्रयास करना। देख, किसी की जिंदगी में भी, दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी तू प्रोसेस पढ़ेगा, उसकी तीन चीज होती हैं उस प्रोसेस के दौरान। जैसे अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एक हिस्ट्री पुरानी हिस्ट्री, एक जो अब चल रही है, एक या जो मतलब आगे वाला टाइम पीरियड आएगा। तो हम ऐसे करके तीन फेजेस पढ़ते हैं। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी में बात करें तो एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ऐसे ही अगर तू यहां पे बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम बेसिक तीन चीजें ही पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मैं जैसे एग्जांपल दे दूं तुझे, प्री का मतलब होता है पहले बेटा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या मतलब कोई भी दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाएं तो फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस, मतलब लड़का और लड़की के मिलने से पहले का प्रोसेस। अब लड़का और लड़की के मिलने से पहले क्या होता है, तो सबसे पहले सर ऐसा होता है, लड़की वाला जो होता है वो लड़की वाला लड़के वाले के घर जाता है और उसकी जांच पड़ताल करता है। इसका मतलब है, अगर इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में लड़की वाला लड़के के घर जाएगा और लड़के वाला लड़की के घर जाएगा। लड़की के पूरे खानदान की बात होगी। कैसे, लड़की का नाम क्या है, लड़की का गोत्र क्या है, लड़की दिखती कैसी है, भाई क्या क्या है, कितने 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 भाई बहन हैं, कितने चाचा ताऊ हैं, कितने मामा और मौसी हैं। सेम अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो वैसी छोरा के घर होगा बेटा। लड़का कितना कमाता है, लड़के का नाम क्या है, लड़का कितना गोरा है, लड़के पर खेत कितना है, लड़का नौकरी क्या करता है, लड़के की तनख्वाह कितनी है। भाई लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज कब होंगी, शादी से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। ऐसे ही प्लांट के अंदर अगर मैं प्री फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो प्लांट के अंदर अगर प्री फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की बात हो रही है, तो प्लांट में मुझे बात करनी पड़ेगी मेल के बारे में और बात करनी पड़ेगी प्लांट में फीमेल के बारे में। अब प्लांट में मेल और फीमेल कौन होते हैं भाई। अगर मैं प्लांट में मेल की बात करूं तो प्लांट में जो मेल होता है, भाई प्लांट में जो मेल होता है, मैंने कल बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टेमन बोला जाता है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। कल बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में बेटा। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल को कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, और ग्रुप ऑफ कार्पल क्या कहलाता है बेटा, गाइनोशियम। मैंने तुझे ट्रिक भी बताई थी याद करने की। गाइनो मतलब, अरे भैया गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब लड़कियों की डॉक्टर। गाइनो मतलब क्या होता है, फीमेल। गाइनो मतलब फीमेल होता है। तो जब मैं मेल के बारे में, मतलब स्टेमन, अब स्टेमन में दो चीज आती थी, कौन कौन सी बता जल्दी से बेटा। बेटी पहली आती थी एंथर और दूसरी आती थी फिलामेंट। अगर मैं एंथर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, फिलामेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान लूं तो क्या मुझे लड़के के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा लड़का ऐसा दिखता है। इधर अगर मैं बात करूं फीमेल के बारे में तो पिस्टल में तीन चीज आती थी, स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे स्टाइल जो स्टाइल मारती थी, और उसके नीचे आती थी ओवरी। अगर मैं इन तीन चीजों के बारे में जान लूं तो क्या मैं अपनी लड़की के बारे में जान पाऊंगा। जब मैं लड़का और लड़की के बारे में जान लूंगा, इसी टॉपिक में हम लड़के का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इन सब चीजों का जब हम मूल्यांकन इस टॉपिक में कर लेंगे
जब लड़का लड़की के तरफ से हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई दोनों के गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं या जो भी चीज होती है, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम शादी की बात चलाएंगे। अगर नेचुरली देखा जाए और वर्ड में देखा जाए, अब वैसे नॉर्मल भाषा में बात करूं तो शादी की बात चलाना, और अगर मैं यहां बात करूं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेटा, अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि भैया दो गैमीट आपस में कैसे मिलेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद आपको पता है विदाई होती है। विदाई करने के बाद लड़का लड़की भैया घर जाते हैं, भैया देहरी पूजन होता है, कढ़ैया पूजन होता है, ये और सब चीजें होती हैं। अब उसके बाद फिर वो भैया जैसे जैसे चीजें चलती हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेप, जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर में कुल मिला के 3 चीज पढ़नी है। एक फर्टिलाइजेशन से पहले की कहानी, एक फर्टिलाइजेशन की कहानी, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। भाई सिंपल सी बात है, लड़का लड़की की शादी हुई, शादी के बाद शादी हो गई, शादी के बाद क्या होगा भाई, वो लोग अपना हनीमून को गए, फिर उसके बाद बालक फालक है जाएंगे उनके। अब बालक फालक है जाएंगे प्लांट में, हमारे अंदर उसी बालक को ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह देते हैं, हमारी प्रोजेनी कह देते हैं, हमारा ऑफस्प्रिंग कह देते हैं, हमारा बच्चा कह देते हैं। ऐसी प्लांट का भी तो अपना बच्चा होता है, प्लांट का बच्चा होता है सीड। अरे सीड आगे जाकर के बना देता है फ्रूट्स को, ताकि ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। यही तो आम का, उसका पौधे का जो बच्चा है वो क्या है, फ्रूट है। हम उसी के बारे में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं कि भैया कौन सा सीड है, कौन सा फ्रूट है। एक्चुअली चैप्टर की कहानी है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, देख एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती रहेगी, तुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना दिमाग मारने की आवश्यकता है ज्यादा। जितना मैं यहां पढ़ा रहा हूं उतना अगर तू ग्रैब करता जाएगा बेटा, तो आप लोगों को 1% समस्या नहीं आने वाली। बिल्कुल 0 to हीरो की व्यवस्था हो रही है, 0 to हीरो। जरा देख कैसे करके। अब मैं बात कर रहा हूं प्री फर्टिलाइजेशन, तो बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बच्चा एक एक शब्द देखता है, एक एक शब्द याद करने, लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। एक भी चीज अगर रटने वाली हो जाए, एक एक चीज का मीनिंग ना समझा दूं बेटा यहां, तो फिर बात ही क्या है। जरा देख, अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री का मतलब होता है पहले। हाँ सर, पहले। फर्टिलाइजेशन, जैसे तुमने सुना होगा प्री बुकिंग, भाई किसी कोई भी फोन लॉन्च होता है तो क्या हो रही है, उसकी प्री बुकिंग हो रही है। तो प्री बुकिंग का मतलब क्या है कि पहले लॉन्च होने से पहले उसे बुक कर रहे हैं। तो प्री वेडिंग शूट आपने सुना होगा, शादियों में आजकल वो लड़कियां वगैरह जाती हैं भैया तमाम हिल स्टाइल, नैनीताल, और वहां जाके क्या प्री वेडिंग शूट कराती हैं। तो प्री मतलब पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन के पहले की बातचीत करनी है हमें। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें पढ़ना है उसके स्ट्रक्चर, जो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं उनके स्ट्रक्चर, और वो किस इवेंट्स के थ्रू बनती है वो सारी चीजें। तो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास बात होती है 2 स्ट्रक्चर्स की। एक है हमारे पास मेल स्ट्रक्चर, और दूसरा है हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए भैया। एक है मेल स्ट्रक्चर, एक है फीमेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले भाई एक बार में तो बात होगी नहीं, तो पहले एक काम करते हैं बेटा, छोरा वाले के घर चलते हैं और लड़के वाले से पूछते हैं कि भैया तेरे घर क्या क्या चीज है, तेरे लड़के का नाम क्या, कितना कमाता है, क्या क्या फंक्शन है तेरे लड़के के। तभी हम अपनी लड़की के बारे में बताएंगे भैया कि हमारी लड़की ऐसी ऐसी है। पहले हम लड़का देखने चलना है, ठीक है। उसके बाद हम इत्मीनान से बेटा लड़की देखेंगे, आप सब मिलकर के हम सब लड़की देखेंगे बेटा। आओ जरा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने मेल स्ट्रक्चर की। चलो साहब, सर मेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में आपको पता था, अगर मैं मेल वर्ल की, मैंने बताया था आपको, अगर मैं मेल वर्ल WHORL मेल वर्ल की बात करूं तो मेल वर्ल को क्या बोलते थे, एंड्रोशियम बोलते थे, नहीं बोलते थे,
कल वाली क्लास में बताया था मैंने। एंड्रोसियम के बोलते थे सर मेल का मतलब एंड्रयू है, मिस्टर एंड्रयू है, मिस्टर एंड्रयू। तो एंड्रयू किसको बोलते हैं? अरे भाई मेल का ही नाम हो सकता है एंड्रयू। या याद कर एंड्रोजन्स। अरे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते थे? एंड्रोजन्स। जो भाई एंड्रोजन को फॉर्मेशन, एंड्रोजन्स क्या होते थे? टेस्टोस्टेरोन। तो मेल को मेल बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते थे? हार्मोन्स, एंड्रोजन्स। तो वहां से सेम शब्द आया है एंड्रो। एंड्रो मतलब मेल। अब एंड्रोसियम में क्या क्या आता था? ये तो गुच्छा था। इस गुच्छे को जब तोड़ते थे तो बहुत सारे स्टेमन निकलते थे बेटा। क्या निकलते थे? स्टेमन। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, MEN, मैन। तो मैन मतलब क्या हो गया? मेल। मेल मतलब क्या हो गया? पुरुष। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। फिर मैं और तोड़ा था, मैंने बताया था आपको कि स्टेमन के अंदर दो चीज होती हैं मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले। एक होती है बेटा चीज एंथर और दूसरी चीज होती है मेरे बेटा फिलामेंट। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। अगर मैं बायोलॉजिकली देखूं और बॉटेनिकल नेम देखूं तो स्टेमन का एक और नाम होता था, मैं जल्दी से बता, माइक्रोस्पोरोफिल। होता था नहीं होता था? मैंने पिछली क्लास में बताया था। कैसे? देख जरा, माइक्रोस्पोरोफिल क्यों कहते थे मैं यही बताता हूं, जरा ध्यान से देख। माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, और फिल मतलब होता था बियरिंग बॉडी, मतलब जिस बॉडी पे धारण हो, धारण करने वाला, ऐसे करके कर लो, हाँ, धारण करने वाला मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने साथ माइक्रोस्पोर को धारण करता हो, मतलब मेल गैमेटोफाइट को धारण करता हो, उसे क्या कहेंगे बेटा? स्टेमन। अब सिंपल सी बात है, स्टेमन के अंदर ज्यादा रोल एंथर का होता है, फिलामेंट का इतना कोई रोल नहीं होता। इसलिए स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं और कई जगह एंथर को भी माइक्रोस्पोरोफिल बोल देते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, घर में इन भाई साहब का योगदान ज्यादा है, इन भाई साहब का इतना योगदान नहीं है, तो घर को चलाने में इन्हीं का योगदान था, इसलिए इन्हीं को भी माइक्रोस्पोरोफिल कह देते हैं। अब मैं पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। इस सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हमें एक्चुअली पढ़ना है इसके बारे में। ये एंथर है मेरे लड़के का घर। भाई सिंपल सी बात है, लड़के के भाई कहीं जाओगे तो लड़के का ठिया ठिकाना देखेंगे ना, देखेंगे कि कहाँ रह रहे हो, है कहाँ भैया नौकरी कहाँ कर रहे हो, तो नौकरी पौकरी छोड़ो, सबसे पहले कहाँ देखेंगे कि भैया घर कहाँ है छोरा को। तो ये है लड़के का घर। आइए बेटा लड़के के घर चलते हैं। सभी लोग जूता चप्पल उतार लेंगे और जूता चप्पल उतारने के बाद छोरा के घर में एंटर करेंगे बेटा हम लोग। चलो साहब चलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारी जो सबसे पहली सब हेडिंग आती है बेटा, वो आती है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्या आती है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर आप ध्यान से एंथर को कभी देखें तो मैंने पिछली क्लास में हिबिस्कस दैट इज गुड़हल का चाइना रोज का डायग्राम बनाया था, और चाइना रोज के डायग्राम में मैंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था, आप ध्यान से देखें अगर, तो मैंने ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे करके उसके ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थे, और ऐसे करके एक डंडी के ऊपर एक मोटा मोटा सा, एक डंडी के ऊपर एक मोटा मोटा सा लगा हुआ था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप YouTube शॉर्ट जाके देख लेना। मैंने फ्लावर के ऊपर कंप्लीटली एक YouTube शॉर्ट बना रखी है। उस शॉर्ट में मैंने पूरा फ्लावर तोड़ के दिखा रखा है। बस उसमें ये है रोज का है, रोज भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बस उसमें मैंने ये चीज दिखा रखी है, तो वहां जाके देख लीजिएगा कि ये जो होता है स्टेमन जो होता है, और स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है, तो जब कभी आप उसका चाइना रोज का या हिबिस्कस का या गुड़हल का कभी फूल देखें तो गुड़हल के फूल में आप बीच की डंडी पर आप देखेंगे पीला पीला सा कुछ, पीला पीला सा। गुलाब के अंदर आप नीचे एक पीला पीला सा कुछ देखेंगे, वो पीला पीला क्या है? वो एंथर है बेटा। मतलब वो पीला पीला जिसके अंदर है, हालांकि वो तो पोलन ग्रेन है, लेकिन जो पीला पीला है वो क्या है बेटा? एंथर है। हमें उसी एंथर के बारे में यहां पे पढ़ना है। आ जा, मैं यहीं से दिखाता हूं तुझे। मैं इसको जूम कर रहा हूं और जूम करके तुझे दिखा रहा हूं। एक्चुअली जो हमारे पास ये फ्लावर था वो कैसा था? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा था बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर।
यहां 3-4 टर्म यूज होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस और डायोशियस। बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मोनोशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। इसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक छोटी सी वीडियो क्लिप, मुश्किल से मुश्किल 4-5 मिनट की, उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तेरी बिल्कुल जिंदगी में कभी तुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा आपको दोबारा याद करने की। मैं 3-4 मिनट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, मैं उसमें से देख लेना। तो वहां पे जाके डायोशियस, मोनोशियस या कोई ना कोई यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू में आपको यहाँ आप तक पहुंचा दूंगा कि यूनिसेक्सुअल और डाइसेक्सुअल क्या होता है और मोनोशियस और डायोशियस क्या होता है। चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो जूम करके अगर मैं बनाऊं तो ये तो रहा बेटा फिलामेंट, और फिलामेंट के बाद ऐसे करके आपको गोल सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें आपको बीच में 2 धागे सी दिखेंगी। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटी? स्टेमन। इस स्टेमन में 2 पार्ट हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है मेरे बेटा एंथर, और जो नीचे डंडी है इसको कहते हैं मेरी बेटी फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये है फिलामेंट। मैंने और थोड़ा डीप चलते हैं, थोड़ा डीप चल, नीट के लेवल को तोड़ते हैं, थोड़ा नीट और एम्स का लेवल देखते हैं। ये फिलामेंट है। क्या है बेटा? ये फिलामेंट। ये फिलामेंट अटैच होता है नीचे थैलेमस से। देखो जरा, ये जो फिलामेंट है ये कहां तक कहां से अटैच है बेटा? ये कहां से अटैच है? ये अटैच है नीचे थैलेमस से। फिलामेंट के 2 पार्ट हैं। फिलामेंट का वो पार्ट जो मेन प्लांट बॉडी के पास होता है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। और वो पार्ट फिलामेंट का जो मेन बॉडी ऑफ प्लांट से दूर होता है उसे कहते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट। मैंने कैसे याद कर रखा है? अरे P फॉर पास तो P फॉर प्रोक्सिमल, अरे D फॉर दूर तो D फॉर डिस्टल। कोई इसमें बहुत बड़ी कोई वो ही नहीं है। तो P फॉर पास इसलिए प्रोक्सिमल एंड। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच होता है, तो प्रोक्सिमल एंड इज अटैच टू पेटल्स, सेपल्स, या कह लीजिए आप थैलेमस। किसी से भी अटैच हो सकता है। ये यहां पे अटैच होता है, हालांकि थैलेमस से अटैच होता है लगभग। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई फिलामेंट की बात। अब बात करते हैं एंथर की। अब मैं तुझे एंथर अपने हाथों से बना के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझिए बेटा। एक्चुअली किसी भी प्लांट के अंदर या बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैं देखूं तो एंथर जो होता है वो इस प्रकार से होता है। देख, तो ये दिख रहा है, ऐसे करके देख। ये जो मेरे हाथ है बेटा, ये हाथ दिखा रहे हैं फिलामेंट को। ये दोनों हाथ किसे दिखा रहे हैं? फिलामेंट को। ये फिलामेंट है नीचे, ये है थैलेमस वाला पार्ट जहां से ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है। ये है एंथर। अब देख जरा, लोब किसे कहा जाता है? लोब कहते हैं, जैसे ऐसे मान ले, लोब मतलब कर्व पोर्शन। तो अगर मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ रहा हूं तो तू अपन ध्यान से देख सामने, ये एंथर की कितनी लोब है भाई? एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, इसीलिए एंथर की एक लोब ये रही, एक गड्ढा ये रहा, दोनों कर्व पोर्शन मिले और बनाया बाई लोब्ड एंथर। आजा जरा, आजा 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 आजा, दिखाता हूं, देख 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 जरा। अब मैं इसको जूम कर रहा हूं एंथर को, ठीक है? फिलामेंट की बात तो हो गई, अब मैं एंथर दिखाता हूं तुझे कि एंथर दिखता कैसा है। देख जरा, यही हाथों से देख, दोबारा देख। ये देख, ये नीचे क्या है बेटा? फिलामेंट। इस फिलामेंट से ऊपर एंथर है। ये रहा एंथर। इस एंथर की कितनी लोब है? 2 लोब है, इसलिए एंथर को बोलते हैं बाई लोब्ड। क्या बोलते हैं? बाई लोब्ड। अब इस कर्व पोर्शन को मैं खोल दूं, ऐसे करके देख तेरे सामने। तो अगर मैं ऐसे करके खोल रहा हूं, देख, इसी एंथर को बाइलोब्ड बोल रहे हैं। इस बाइलोब्ड एंथर को मैं यूं खोल रहा हूं। अब तेरे सामने मैंने खोल दिया। इसी खुले हुए स्ट्रक्चर को मैं बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं, ओपन स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। किसका? एंथर का। तो ध्यान से देख जरा, ध्यान से देख अगर बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। ये एंथर ऐसे था पहले, इस एंथर को मैंने यूं कर दिया और यूं करके खोल दिया, कोई अलग चीज तो करनी थी। अब ध्यान से देख जरा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो एंथर में मैंने एक पॉइंट तो तुम्हारे सामने बेटी क्लियर कर दिया कि एंथर कैसा होता है, बाई लोब्ड। तो बच्चों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सर एंथर में 2 लोब होती हैं, 2 कर्व पोर्शन होते हैं, 2 लोब होती हैं। अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है
कि एंथर बाइलोब्ड है। अब जरा ध्यान देना, ये एक लोब ये रही, देख मैं दिखाऊं, यहां से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक लोब ये रही, भाई ये ऐसे बंद था, ये खुल गया, तो एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। एक लोब के अंदर यहां पे गड्ढा होता है बेटा, एक गड्ढा यहां होता है, एक गड्ढा यहां होता है और एक गड्ढा यहां होता है। इस गड्ढे को कहा जाता है थीका। इसको क्या कहते हैं बेटा? थीका। बहुत ध्यान से देख, एंथर बाइलोब्ड है। अगर मैं एक लोब को देखूं, क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है, जो एक लोब में होगा वही दूसरी लोब में होगा। अगर मैं एक लोब को देखूं तो एक लोब में मेरे पास 2 थीका प्रेजेंट है, इसीलिए 2 को कहते हैं डाई या बाई। एनसीईआरटी लिखती है एंथर को, एंथर होता है डाईथीकस। दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है। एंथर बाइलोब होता है क्योंकि एंथर के अंदर 2 लोब होती हैं। भाई दोनों लोब एक जैसी हैं, तो मैं एक लोब की बात कर लूंगा तो वही बात बनेगी, दूसरी की बात कर लूंगा वही बात बनेगी, तो मुझे दूसरी की बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो एक लोब में 2 थीका, तो अब 2 थीका, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया? बाईथीकस या डाईथीकस। अब आगे बढ़, ये थीका जो गड्ढा होता है, इसके अंदर ऐसे मानो, मतलब 2 ये भगोने के अंदर भगोना है, एक बड़ा भगोना या एक उसके अंदर छोटा भगोना, या एक छोटा लोटा उसके अंदर एक बड़ा लोटा उसके अंदर छोटा लोटा। अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस थीका के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया कह लो या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोर क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं बेटा, प्लूरल शब्द है ये। प्लूरल मतलब जब बहुत सारे, मैनी। और माइक्रोस्पोरेंजिया उसे बोलते हैं सिंगुलर शब्द, मतलब एक। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैंने कहा कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो सबको मिला करके कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे एक ये पोर्शन और इसके अंदर एक और कटोरी, तो वो है थीका। वो पोर्शन क्या कहला रहा है? थीका। और थीका के अंदर एक जगह प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो दोनों लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कंफ्यूजन की बात है थोड़ी सी, कहीं एक लोब लेता है कहीं 2 लोब लेता है। दोबारा देख, एक लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसलिए एंथर को बोला जाता है बेटा जी टेट्रा। टेट्रा शब्द किसके लिए यूज होता है? 4 के लिए, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये है एक्चुअल बात। हमें पता लग गया कि लड़का हमारा बाइलोब्ड है, मतलब लड़के का जो घर है उसमें 2 कमरे हैं बड़े बड़े, या 2 हॉल हैं। उस 2 हॉल में पीछे की तरफ 2 छोटे छोटे कमरे हैं, और 2 छोटे छोटे कमरे के बाद हर एक कमरे में एक छोटा छोटा और कमरा है। तो हमारा जो एंथर है वो बाइलोब्ड है क्योंकि 2 लोब है। एक लोब में 2 थीका है इसलिए डाईथीकस है, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, इसलिए बोल दिया टेट्रास्पोरेंजिएट। कई बार कंफ्यूजन क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या माइक्रोस्पोरेंजियम बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। समझो मेरी बात। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब मैंने ये कह दिया, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया घर में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे का मतलब हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारे कमरे हैं। मैंने बोला एक सचिन का कमरा है, एक कपिल का कमरा है, एक मुनेश का कमरा है, एक रमेश का कमरा है, तो एक पर्टिकुलर कमरे की बात कर रहा हूं तो उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब खेल दिखाता हूं तुझे, और डीप चलते हैं थोड़ा सा। देख 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 देख, माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं? याद नहीं करना, रटना नहीं है एक भी चीज, याद हो जाएगा यहीं, काय को चिंता कर रहा हो। देख 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 देख, माइक्रोस्पोर, अभी हम डिस्कस करूंगा आगे माइक्रोस्पोर होता क्या है। माइक्रोस्पोर और जियम मतलब होता है जिस जगह कोई रहता है, रेजिडेंस, रेजिडेंस या घर।
सो घर ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जिसके ऊपर रहता था, समझना, माइक्रोस्पोर जिसके ऊपर जिसके साथ रहता था, उस बॉडी को, उस बियरिंग बॉडी को बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोर जिसके अंदर रहता है उस चीज को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि जियम मतलब होता है रेजिडेंस। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब द प्लेस वेयर द माइक्रोस्पोर लिव, जहां रहता है, इसी के अंदर रहता है मेरा माइक्रोस्पोर। मैं आगे दिखाता हूं, अभी देख जरा कैसे रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई? मिटा दूं? चलो अब एक एक करके और डिस्कस करते हैं। भैया स्ट्रक्चर की बात चल रही है तो स्ट्रक्चर की बात अच्छे से करेंगे। देखिए जरा, बना ले, मुझे देख रहा हूं मैं, बेटे बेटे बना ले जा। अब देख बेटा, आगे देखिए बेटा जी, एक लेयर यहां आ गई, ये रही एक लेयर, या ऐसे मानो ये मल्टी लेयर मान लो इसको, दो तीन लेयर की बनी होती है ना। तो ये 2-3 लेयर की बनी हुई है। देख 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 देख। इसके बाद एक लाल कलर की, जी आ गई लाल कलर की लेयर, आ गई रे, आ गई सामा साहब। अब सर एक और बनाए दो, एक बनाए दी मैंने हरे कलर की, तो ये आ गई मेरी बेटी हरे कलर की लेयर। ऐसा स्ट्रक्चर तुझे एनसीईआरटी में दे रखा होगा बेटे, तो एनसीईआरटी में देख लिया ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी मिलेगा मामला। एनसीईआरटी तो बाहर जाऊंगा ना है, एनसीईआरटी आवे मुंह पे है, नहीं है कोई अपने आप को तीरंदाज बनना हो कि हाँ जे है वो है फलाना ठिकाना। भैया हम तो एनसीईआरटी के मास्टर हैं, एनसीईआरटी थी पढ़े, एनसीईआरटी आज तक ले आई, यहाँ तक पीजी कर ली। और एनसीईआरटी जीवन में, क्योंकि 6ठी से लेके 12 की एनसीईआरटी पढ़ ले तो दुनिया बता कि आईएएस है जाते हैं लोग, और आईएएस से बड़ो एग्जाम तो होता है बेटा कोई। जरा देख, अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। तो एंथर कोई सिंपल सी बात है, हर एक बात होगी, घर में कितनी दीवार है, कितनी अंदर तक दीवार है, तो एक एक चीज की हमें बात करनी पड़ेगी। अगर मैं एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर की बात करूं, अब बात कर रहा हूं लेयर ऑफ एंथर, तो सबसे बाहर वाली लेयर तेरी बॉडी पे कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन। स्किन की सबसे अपरमोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो ऐसे ही एंथर में जो ये लेयर है इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इतनी बात क्लियर हुई? एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर। के भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीज है बाहर की तरफ है तो क्या क्या चीज देगी? प्रोटेक्शन देगी। तो सर एपिडर्मिस किसमें क्या हेल्प करती है? प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब अंदर आ जा, लाल कलर की तुझे एक लेयर दिख रही होगी बेटा, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। क्या कहते हैं बेटे? एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के बारे में क्या लिख सकता है तू? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। अगली आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या करती है? एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब ये पानी को बहुत अच्छे से सोख लेती है, ये पानी को सोख लेती है। तो होता क्या है? पानी को सोख लेने के कारण इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आगे बताऊंगा तुझे। एंडोथीसियम ही है जो डाइसेंस ऑफ एंथर कहलाती है। होता क्या है? जब एंथर के अंदर हमारा पोलन ग्रेन कह लो या माइक्रोस्पोर कह लो, जब वो डेवलप हो जाते हैं, तो जब वो डेवलप हो जाते हैं तो एंथर फट जाता है, और फट के वो सारे के सारे एंथर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो जो वो एंथर के अंदर से बाहर आ जाते हैं उसी पोर्शन को, एंथर के फटने को कहते हैं डाइसेंस। तो एंथर को फाड़ने वाली या एंथर का डाइसेंस कराने वाली जो लेयर है वो कौन है? एंडोथीसियम। तुमसे जो पूछा जाएगा बेटा जी वो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम। आ रही बात क्लियर हो गई? चल देख आगे देख। और अंदर की तरफ चले, हम अंदर की तरफ चले बेटा, तो हमें 2 लेयर मिली, 2 सेम लेयर, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। इसका काम भी लगभग एक ही है, प्रोटेक्शन का। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर तुझे माइक्रोस्पोरेंजियम के पास मिली हुई टिकी हुई दिखेगी, उस लेयर को बोलते हैं बेटा जी
टैपेटम। क्या बोलते हैं? टैपेटम। टैपेटम के बारे में 2-3 क्वेश्चंस पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, टैपेटम का जो साइटोप्लाज्म होता है, टैपेटम जो सेल होती है, ये जो वॉल है, इस ये वैसे ऐसे करके होती है, ये ऐसे करके, मतलब ये थोड़ी सी खूबसूरत तरीके से नहीं बना पाया मैं, ऐसे मानो ये थोड़ी सी खूबसूरत तरीके से बनी हुई होती है। इसके अंदर खास बात 2-3 होती है। सबसे पहली बात तो टैपेटम, देख भाई सिंपल सी बात बता बेटा, देख एपिडर्मिस सबसे बाहर है और टैपेटम सबसे अंदर है। तो अंदर जो मेरा माइक्रोस्पोर बनेगा या पॉलन ग्रेन बनेगा या मेल गैमीट बनेगा, उसको न्यूट्रिशन सबसे बाहर वाली लेयर दे पाएगी, अंदर वाली लेयर दे पाएगी? सर सिंपल सी बात है, जो अंदर होगी, जो करीब होगी, जो मेरे करीब होगी, वही तो न्यूट्रिशन दे पाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये टैपेटम ही तो इसे न्यूट्रिशन देगी। तो अगर मैं सबसे पहला फंक्शन लिखूं टैपेटम का, तो क्या प्रोवाइड करती है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये। दूसरी चीज, ये पॉलन किट बनाती है। पॉलन मतलब कॉलन किट, जैसे तुमने देखा हो जब कोई भी एजेंट आता है, बटरफ्लाई वगैरह आती है, तो वो आती है तो पॉलन किट मतलब पॉलन का गुच्छा हो गया, चिपचिपे तरीके से पॉलन का गुच्छा टैपेटम ही बनाती है, टैपेटम ही बना के भेजती है पॉलन किट को। आगे देखो, अगर मैं टैपेटम की बात करूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। आप मुझे बताइए डेंस साइटोप्लाज्म टैपेटम का क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, किसी भी सेल की जो सबसे ज्यादा उसका फूड मटेरियल होता है वो उसके न्यूक्लियस में स्टोर होता है कि उसके साइटोप्लाज्म में? सर साइटोप्लाज्म में होगा सेल का सारा माल। तो अब सेल का सारा माल साइटोप्लाज्म में है। अब ऐसी सेल जिसको न्यूट्रिशन देना है तो उसके साइटोप्लाज्म को बहुत ज्यादा पतला होना पड़ेगा या बहुत ज्यादा गाढ़ा होना पड़ेगा, घना होना पड़ेगा? सर घना होना पड़ेगा। यही मैंने लिखा है कि टैपेटम को खाना प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए टैपेटम का जो साइटोप्लाज्म होता है मेरे बेटा, वो कैसा होता है? डेंस होता है। कैसा होता है? डेंस, घना। दूसरी चीज, भाई मुझे न्यूट्रिशन देना है किसी को, न्यूट्रिशन के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग होता है सेल का उसके न्यूक्लियस में। अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पावर ज्यादा होगी या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना दे पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं उसके न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है उसे कंप्लीट कर पाऊंगा, उसे पूरा कर पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, टैपेटम को क्या होना पड़ेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कि टैपेटम के अंदर क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो यह बात हो गई किसके बारे में? टैपेटम के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत हो, इस पोर्शन तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया। अब सर देखना, तू हल्के हल्के अंदर बढ़ रहे हैं। हम पहले हमने बाहर से देखा, अब घर के अंदर आ गए, अब हम आ गए लड़के के कमरे के पास। ये है हमारे लड़के का कमरा। अब इस लड़के के कमरे के बारे में पढ़ेंगे और हमारी अब सेकंड हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बाद ये लिख लिया, नोट डाउन कर ले। चलो नोट डाउन हो गया होगा। अब इसमें ये फायदा है यूट्यूब वाले में कि वो हमारे टाइम पे तो मास्टर साहब मतलब ऐसे थे कि सर ने कहीं लिख लो, तेरे वाला लिख रहे हैं, इतने मास्टर मिटा दो। अब मास्टर साहब ने मिटा दो। अब मिटाए के बाद अरे सर लिख नहीं पाए। अब सर यूँ कहते हैं कि बिल्कुल चैटा होगा। तुम इतनी देर हो गई मुझे गाते गाते, जब मैं पढ़ा रहा था तब क्या कर रहे थे? तब नहीं लिख सके? सर जब आप पढ़ाते हो तब कहते हो कि बेटा लिखा मत करो, पहले समझा करो, और जब टाइम होता है उतारने का तब आप मिटा देते हो। ये सर कैसा दोगलापन है आपका। चलो साहब, अब मास्टर के दोगलेपन को छोड़ो। हमने पहला पॉइंट देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम बी हेडिंग डालने वाले हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है मेरी बात? चलो शुरू करते हैं।